मेरी आवाज आ रही है बेटा आप सबको? किंगडम प्रोटिस्टा मोनेरा तो हो गया ना? प्रोटिस्टा। और यहां आप तो जानते हैं बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में आते हैं और आजकल इन यूनिसेलुलर को हम ए सेलुलर के नाम से पुकारते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर ए सेलुलर का मीनिंग तो विदाउट सेल होता है, फिर इनको हम ए सेलुलर क्यों कह रहे हैं? जब ऐसी बात आए तो आपको सिंपल कहना है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोवेल। डोवेल नहीं, डोवेल है बेटा। इन्होंने कहा है कि ऐसी सिंगल सेल जो होती तो एक ही है लेकिन काम कंप्लीट बॉडी के जैसा करती है, उसे हम यूनिसेलुलर, उस यूनिसेलुलर को हम ए सेलुलर के नाम से पुकारते हैं। जैसे हमारे स्टोमक की एक सेल देखिए, काम क्या? डाइजेशन। लेकिन अमीबा की एक सेल को देखिए, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक ही सेल कर रही है। और सीधी बात है, जो दिखने में यूनिसेलुलर है लेकिन काम मल्टी सेलुलर की तरह कर रहे हैं, कहलाते हैं सेलुलर। पहुंच गया बेटा? तो यहां पर कह दीजिए, वायरस तो विदाउट सेल की वजह से सेलुलर कहलाते हैं। बेटा यहां कह दीजिए कि मॉर्फोलॉजिकल जो दिखते एक सेल वाले हैं, मॉर्फोलॉजिकल यूनिसेलुलर, फिजियोलॉजिकल मल्टी सेलुलर कहलाते हैं ए सेलुलर। अब आज के बाद कभी भी आपको क्वेश्चन आता है कि प्रोटिस्टियंस बेटर टर्म्ड एज यूनिसेलुलर, ए सेलुलर, तो आपका आंसर ए सेलुलर होगा। पहुंच पा रहे हैं आप? क्योंकि ये उसके लिए डोबेल का व्यू है बेटा। इनके व्यू के हिसाब से जो सिंगल सेल कंप्लीट बॉडी की तरह काम करती है, उसी को ए सेलुलर के नाम से पुकारते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, डाइएटम्स आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, यूग्लिनॉइड्स आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं। क्या सब बच्चे जानते हैं कि डाइनोफ्लैजिलेट के पास में और डायटम के पास में सेल वॉल सेलुलोज की है? अरे जल्दी से बताओ, यू बैक्टीरिया के पास में सेल वॉल काई की बनी है? गजब। ब्लू ग्रीन एल्गी के पास लिपोपॉलीसैकेराइड और पेप्टिडोग्लाइकेन, यहां पर सेलुलोज की सेल वॉल है। याद रखना, स्लाइम मोल्ड, यूग्लिना और प्रोटोजोआ के पास सेल वॉल नहीं होती। अरे यूग्लिना और प्रोटोजोआ के पास तो लाइफ टाइम नहीं आती, लेकिन स्लाइम मोल्ड के पास एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन सेल वॉल आ जाती है। अगर आज के बाद कभी मैं आपसे कहूं कि स्लाइम मोल्ड के पास सेल वॉल नहीं होती, सही, हमेशा नहीं होती, गलत।
क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन यहां सेल वॉल अपीयर होती है। डाइनोफ्लैजिलेट होलोफाइटिक होते हैं। होलो मीन्स कंप्लीट, फाइटिक मीन्स प्लांट, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन हो रहा है। डायटम्स भी होलोफाइटिक है, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन करते हैं। स्लाइम मोल्ड एब्जॉर्प्टिव है। यूग्लिनॉइड्स मिक्सोट्रॉफिक है, मतलब कि प्लांट और एनिमल दोनों के जैसा न्यूट्रिशन हो रहा है। प्रोटोजोआ होलोजोइक है, मतलब एनिमल के जैसा न्यूट्रिशन है। ओहो, यहां प्लांट, एनिमल, फंजाई, मिक्स सभी तरह का न्यूट्रिशन है। मोनेरा सोचता हो कि मैं ही आगे हूं। आज प्रोटिस्टा कह रहा है कि हम भी कम नहीं है। कुछ बच्चे कह देंगे, जिन्होंने मोनेरा पढ़ा है, वो बच्चे कहेंगे कि सर वहां तो पैरासिटिक भी था, यहां कहां है? अरे ऐसे कैसे नहीं, प्रोटोजोआ पैरासाइट होते हैं। कुछ बच्चे कह देंगे कि सर वहां सिम्बायोटिक था, यहां कहां है? अरे ऐसे कैसे नहीं, ट्राइकोनिम। वाह, कुछ बच्चे कह देंगे कि सर वहां कीमोटोट्रॉफिक था, यहां कहां है? ये बात मानने वाली है, ये बात मानी जाएगी। लेकिन क्या उसके पास में मिक्सोट्रॉफिक है? तो यहां के मिक्सोट्रॉफिक से उसके कीमोटोट्रॉफिक को कैंसिल आउट करो, कम नहीं है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कहां है, तो एग्जामिनर ध्यान रखता है कि ऑप्शन में या तो मोनेरा या तो प्रोटिस्ट। वैसे जनरल शब्दों में तो ऐसे समझाया जाता है कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पूछी जाए तो मोनेरा करना, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पूछी जाए तो प्रोटिस्टा करना। लेकिन लेकिन न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पूछी गई और प्रोटिस्टा ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर क्या करेंगे? ने पता है 125 मॉड्यूल का। एक 125 पे आ गए क्या? 26 पे चलो। देखिए यहां देखो, 2012 में दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? 63 कौन सा है? 68। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी क्या प्रोटिस्टा ऑप्शन में है? ना। अरे पहुंच रहा है बेटा। वैसे तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मोनेरा में है, लेकिन यहां न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पूछी, फिर भी मोनेरा आंसर गया, क्योंकि प्रोटिस्टा ऑप्शन में नहीं। तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, ऑप्शन देख के आंसर करना है। एग्जामिनर समझदार है, वो इस तरह की बात फॉलो करेगा। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आप नहीं समझ पा रहे कि क्या करें, तो लाओ उससे, देखेंगे बेटा उसको भी। हाँ बस सीधी बात, बात एक ही है, दोनों के पास है। हाँ भाई, जनरल समझाने के लिए कहते हैं कि एनसीईआरटी ने वहां मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी टर्म यूज की है। तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आता है तो मोनेरा कीजिए, न्यूट्रिशनल आता है तो प्रोटिस्टा की, समझाने के लिए। बात एक ही है, जहां मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी उसी के पास न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है। अब यहां एक चीज और समझ में आ गई कि प्रोटिस्टा में प्लांट भी आते हैं, प्रोटिस्टा में एनिमल भी आते हैं, प्रोटिस्टा में फंजाई भी आती है। प्रोटिस्टा की बाउंड्री डिसाइड, यहां ये बाउंड्री नहीं होती कि एनिमल ही आएगा, ये बाउंड्री नहीं है कि प्लांट ही आएगा। अरे यहां पर वो आएगा जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यहां पर बेटा हर उसको रखा जाता है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट।
क्योंकि आप तो जानते हैं कि विटेकर सीधा कहते हैं कि कर ले जो करना है, तेरे मन में आए जो कर। यूनिसेलुलर यूकैरियोट आ जा, किधर बुलाओगे बेटा? प्रोटिस्टा। समझ पा रहे हैं आप? बातों ही बातों में दो कैरेक्टर डिस्कस हो गए हैं, सेल वॉल और न्यूट्रिशन। आइए आप प्रोटिस्टा के रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। नहीं चलेगा। रिप्रोडक्शन को अगर देखें तो प्रोटिस्टा में दोनों ही मोड मिलते हैं, एसेक्सुअल और अच्छी बात थी। अगर ऐसा है तो बेटा आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि आज प्रोटिस्टा है। मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं थी। ए सेक्सुअल में आप तो जानते हैं कि जहां यूनिसेलुलर, हम चुके हैं बता। क्या एक फंजाई भी हमारे बीच में है यहाँ? और जब फंजाई है तो स्पोर फॉर्मेशन भी हो रहा है, और स्पोर फॉर्मेशन के लिए एक स्फेरिकल आउटग्रोथ बनती है जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं। स्फेरिकल आउटग्रोथ बनती है जिसे स्पोरेन। बेटा अगर एक है तो जीएम और एक से ज्यादा है तो जिया। मैंने एक बनाई है तो क्या कहो? जीएम कहेंगे। एक से ज्यादा स्पोरेंजिया बनेगी तो जिया। इसका न्यूक्लियस माइटोटिक डिवाइड होके स्पोर बनाता है। स्पोर कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, तो वही समझ में आएगा जहां स्लाइम मोल्ड को डिटेल से पढ़ेंगे। आज तो कह दिया ना, बस कह दिया कि स्पोरेंजिया में स्पोर बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा एक बात बताओ, मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं था? इसका मतलब आज पहली बार ट्रू गैमेट बनेंगे, और जब गैमेट बनेंगे तो यहां पर फ्यूजन भी होगा। और गैमेट का आपस में फ्यूज होना क्या कहलाता है? क्या सिनगेमी के बाद जाइगोट बनेगा? एन या टू एन? टू एन। क्या मोनेरा की जिंदगी में कोई डिप्लॉइड सेल थी? आज पहली बार जाइगोट, पहली बार ट्रू गैमेट, पहली बार सिनगेमी आई है। और जब आज पहली बार सिनगेमी आई है तो इसका टाइप भी साथ में समझा जाए यार। सिनगेमी का टाइप 3 तरह का होता है, आइसो एन आइसो वू। सिनगेमी 3 तरह की होती है, आइसो। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बनने वाले गैमेट कैसे हैं। अरे गैमेट को देखकर आप पहचान लोगे कि ये आइसोगेमी है, एनाइसोगेमी है कि ऊगेमी है। बेटा वो इतना लंबा नहीं बोलते। तो यह सिनगेमी 3 तरह की होती है, आइसो, एन आइसो। तो जरा देखे तो सही यार, आइसो कैसी होती है, एनाइसो कैसी होती है, ऊगेमी कैसी होती है, समझते हैं बेटा आप। लेकिन एक बात पहले सुन लीजिए दूर दूर तक, आइसो एनाइसो ऊगेमी टाइप ऑफ सिनगेमी है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव है, सेक्सुअल सेक्सुअल होता है। ये टाइप ऑफ सिनगेमी है बेटा। तो किसे कहते हैं आइसोगेमी? ये हटा दो बेटा, ज्वाल दे। आइसोगेमस या आइसोगेमी। इधर जब आइसोगेमस आता है बेटा, आप थोड़ा दिमाग इधर ही रखिएगा। जब आइसोगेमस आता है तो एक बात तो आपको तुरंत कह देनी है, होना ही है
कि गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे, गैमेट मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे। अरे वो फिजियोलॉजिकल सिमिलर हो भी सकते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल तो सिमिलर ही होगा। फिजियोलॉजिकल सिमिलर ही हो जरूरी, इसका मतलब दो केस हमारे पास बन चुके हैं। एक कंडीशन तो जो होना ही है, गैमेट मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, लेकिन बताओ क्या फिजियोलॉजिकल सिमिलर होंगे ही सही? ना, फिजियोलॉजिकल सिमिलर भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर भी हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास अगर ऐसा होता है कि गैमेट मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिमिलर है तो कुछ सोचना ही नहीं है, प्रॉपर आइसोगेमस हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि गैमेट मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर और फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर, तो कह देना है कि इसे हम फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमस के नाम से पुकारते हैं। बेटा मैंने एनाइसोगेमस लिखा, एनाइसोगेमस लिखा, लेकिन केवल एनाइसोगेमस नहीं, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमस। पहुंच रहा है बेटा? फिर आप कहेंगे कि सर मॉर्फोलॉजी तो बाहर से दिख जाती है कि कौन सा गैमेट छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन बराबर है, हम बाहर से देख लेते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी कैसे देखेंगे? बात सही है बेटा कि फिजियोलॉजी को कैसे देखा जाए। अरे फिजियोलॉजी दो बातों से देखते हैं, एक तो जीन और एक फंक्शन। जेनेटिकल डिसिमिलर, फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर, फंक्शनल डिसिमिलर, फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर। मैं समझाऊंगा, उसके पहले एक चीज कह देता हूं, फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमस भी आइसोगेमस है। और फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमस भी, बस एन आइसो किस बात में? फिजियोलॉजी। एक दिन की बात है, हमने एक स्पीसीज को देखा एक्स, और इस एक्स के दो इंडिविजुअल बेटा, ए और A1। जल्दी बताओ क्या ए और A1 दोनों जेनेटिकल एग्जैक्ट सेम है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कोई भी दो इंडिविजुअल जेनेटिकल एग्जैक्ट सेम हो जाए? ए ने गैमेट बनाए, बना दिए गैमेट, A1 ने भी गैमेट बनाए, बना दिए गैमेट। क्या सारे गैमेट देखने में एक जैसे? मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है, इसका मतलब कि आइसोगेमस चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये वाला गैमेट इसी से फ्यूज कर जाए। अगर ऐसा हो गया तो कुछ सोचना ही नहीं, कहो आइसोगेमस हो रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये वाला इसके साथ फ्यूज हो जाए। अगर ऐसा है तो कहो ये फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमस है। ऐसा क्यों बोला बेटा आपने? क्योंकि जेनेटिकल डिसिमिलर, फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर। फिर कुछ बालक बाहर आके पूछ लेते हैं कि सर एक ही इंडिविजुअल के गैमेट फ्यूज हो गए, ऐसे कैसे? अरे मामला प्रिमिटिव है यार, मामला प्रिमिटिव है। और वैसे भी आप तो जानते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन भी तो हो जाता है। हाँ, तो मामला ये तो वैसे भी प्रिमिटिव है, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी बच्चा इसको ह्यूमन पे अप्लाई ना करे, क्योंकि ये प्रिमिटिव की बात हो रही है। चलो रियल एग्जांपल लेते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमस का, और इसके लिए आपको लिए चलते हैं स्पाइरोगाइरा। फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है बेटा स्पाइरोगाइरा।
और स्पाइरोगायरा में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कॉन्जुगेशन होता है। कैसे देखेंगे आप? जब इसके फिलामेंट एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जब इसके फिलामेंट एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो फिजियोलॉजिकल चेंज शुरू होता है, कॉन्जुगेशन की तैयारी हो रही है। अरे पूरा प्रोटोप्लाज्म कोलैप्स होकर गैमेट बन जाता है, सेल का पूरा प्रोटोप्लाज्म कोलैप्स होकर गैमेट बन जाता है, पूरा ही प्रोटोप्लाज्म कोलैप्स होकर गैमेट बन गया। प्रिमिटिव है, गैमेट बनने के लिए कुछ नया नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म ही कोलैप्स होकर गैमेट की तरह बिहेव करता है। क्या सारे गैमेट देखने में एक जैसे? आइसोगेमस चल रहा है, लेकिन अब थोड़ी ही देर बाद आप देखते हो कि दोनों तरफ से एक आउटग्रोथ बनना शुरू होती है, और इस आउटग्रोथ को हम पेपिला कहते हैं। क्या कहेंगे? पेपिला। दोनों की पेपिला एक दूसरे की तरफ ग्रोथ करती है, और जहां दोनों आपस में टच कर जाते हैं वहीं डिसॉल्व होकर ट्यूब बन जाती है, वहीं डिसॉल्व होकर ट्यूब बन जाती है। जब दोनों की पेपिला एक दूसरे से टच कर जाती है तो वहीं डिसॉल्व होकर ट्यूब बन जाते हैं, आपस में ट्यूबुलर हो जाते हैं। और अब थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि एक तरफ का गैमेट चुपचाप, एक तरफ का गैमेट अमीबॉइड मूवमेंट कर रहा है, अमीबॉइड मूवमेंट कर रहा है, स्यूडोपोडिया बना के दूसरी तरफ जा रहा है। क्या ये फंक्शनल सिमिलर या डिसिमिलर? फिजियोलॉजिकल नाइस हो गए, पहुंचा कि नहीं? यहां पर फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमस हो रहा है। ये तो वैसे भी फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमस ही था, क्योंकि इंडिविजुअल भी तो अलग अलग ही था, लेकिन मैंने आपको फंक्शन की बेसिस पे भी समझा दिया कि फंक्शनल डिसिमिलर होते हैं, उनको भी फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमस के नाम से ही पुकारते हैं, ये आप याद रखेंगे। जल्दी बताओ, स्पाइरोगायरा के गैमेट मोटाइल या नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। अमीबॉइड मूवमेंट, ट्रू मूवमेंट। अरे पोडिया भी तो स्यूडो है, इस तरह की मूवमेंट को ट्रू मूवमेंट नहीं कहते। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल गैमेट से होने वाली आइसोगेमी किसके अंदर होती है? तो आंसर स्पाइरोगायरा। 2014 पे चलिए क्वेश्चन, और उसका पहला ही क्वेश्चन होगा ऐसा। 129 है, कितना है? नहीं, प्रोटिस्टा नहीं है स्पाइरोगायरा। मैं तो आइसोगेमस का एग्जांपल दे रहा हूं, फिलामेंटस है। मिल गया क्वेश्चन? 96। नॉन मोटाइल या नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट से होने वाली आइसोगेमी किसके अंदर है? समझ पा रहे बेटा? यहीं पर साथ में लिख लेना, यूलोथ्रिक्स। ये भी फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। पहले तो दूर दूर तक के बच्चे एक बात सुन लेना बेटा, स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स प्रोटिस्टा नहीं है, मैं फिलामेंटस लिख रहा हूं। याद रखो, ये ग्रीन एल्गी में आएंगे, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आइसोगेमस के, इसलिए लिखा है मैंने। तो यहां पर फ्लैजिलेटेड गैमेट होते हैं यूलोथ्रिक्स के अंदर, मोटाइल गैमेट से बेटा, और इसके अंदर भी आइसोगेमी होती है। तो सीधी बात है, फ्लैजिलेटेड मोटाइल गैमेट से होने वाली आइसोगेमी यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड से होने वाली आइसोगेमी स्पाइरोगायरा। फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमस भी आइसोगेमस ही है। अब दूसरा आता है एन आइसोगेमस।
किसमें? हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब एन आइसोगेमस की बातें होंगी तो आपको सीधा कहना है कि यहां तो एक कंडीशन असेंशियल है, गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर ही होंगे। गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर ही होंगे। फिजियोलॉजिकल सिमिलर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल तो डिसिमिलर है ही। जब मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर होगा तो क्या क्या केस बन सकते हैं? एक छोटा गैमेट, एक बड़ा गैमेट, दोनों नॉन मोटाइल। एक छोटा एक बड़ा, छोटा मोटाइल, बड़ा नॉन मोटाइल। एक छोटा एक बड़ा, बड़ा मोटाइल, छोटा नॉन मोटाइल। एक छोटा एक बड़ा, दोनों मोटाइल। अरे ये सब के सब यहाँ एन आइसोगेमस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर है बेटा। और अब आता है ऊगेमस। जब ऊगेमस पढ़ेंगे तो आइसो एन आइसो और समझ में आएंगे। सबसे पहली बात, ऊगेमस मोस्ट एडवांस टाइप की सिनगेमी है। अब आराम से मेरी बात सुनना बेटा। आइसो और एनाइसोगेमस के अंदर बॉडी की कोई भी सेल गैमेट बना सकती है, कोई प्री डिसाइडेड नहीं होता कि यही सेल गैमेट बनाएगी। अरे जिसको मौका मिले वही गैमेट बना दे। अभी अभी देखा ना आपने स्पाइरोगाइरा में, जो सेल आमने सामने हो गई वही गैमेट बना रही है। जो गैमेट बनाती है उसे गैमेटेंजिया, और जो स्पोर बनाती है उसे स्पोरेंजिया कहते हैं। कोई प्री डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। कोई भी सेल गैमेट बना दे ये नहीं होगा। अब पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि यही सेल गैमेट बनाएगी। अगर पहले से डिसाइडेड होगा तभी तो नाम एंथ्रेडिया, ऊगोनिया, आर्किगोनिया, ये पहले से डिसाइडेड है कि यही गैमेट बनाएंगे। जब पहले से डिसाइड नहीं होता तो सीधा गैमेटेंजिया, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब पहले से डिसाइड होता है तो प्रॉपर नाम मिलता है, एंथ्रिडिया, ऊगोनिया, आर्किगोनिया। इसका मतलब समझ जाइए बेटा, अब हर कोई सेल गैमेट नहीं बनाएगी। अब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही गैमेट बनेंगे, और उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वहीं पर गैमेट तैयार होंगे। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब बनेगी तो ये दो तरह का होगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल गैमेट बनाता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल गैमेट बनाता है। मेल गैमेट छोटा, फीमेल गैमेट बड़ा। मेल गैमेट छोटा मोटाइल, फिर भी मैं मोस्टली मोटाइल लिख रहा हूं, और फीमेल गैमेट बड़ा नॉन मोटाइल, हमेशा नॉन मोटाइल। मैंने इधर मोस्टली लिखा क्योंकि हायर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में नॉन मोटाइल होता है। स्टेटमेंट आ रहा है, सही और गलत का फैसला आपके हाथ। ऊगेमस टाइप ऑफ सिनगेमी में मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, हाँ ऑलवेज मोटाइल होते हैं। बात पहुंच रही है बेटा? ये बात मैंने इसलिए आपसे कही है क्योंकि
हायर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में नॉन मोटाइल होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हम तो कह रहे हैं कि oogamous में मेल गैमेट मोटाइल होता है, जब एंजियोस्पर्म में नॉन मोटाइल है, फिर भी उसको oogamous क्यों कहते हैं? चुप हो जाओ। oogamous बनने के लिए मेल गैमेट का मोटाइल होना नहीं होना ये नहीं देखते, oogamous बनने के लिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं। बात पहुंच रही है? याद रखिए, आगे चलकर आपको रेड एल्गी में oogamous मिलेगा, लेकिन क्या रेड एल्गी में कभी सीलिया फ्लैजिला आते हैं? क्या रेड एल्गी ने कभी जिंदगी में चलना सीखा है? क्या रेड एल्गी का मेल गैमेट मोटाइल होगा? फिर भी oogamous है। कैसे? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, रिलेटेड सिनगेमी का नाम आप बोलेंगे और एवोल्यूशन के हिसाब से चलते हैं। शुरुआत में जब एवोल्यूशन की शुरुआत हुई तो बॉडी की कोई भी सेल गैमेट बना रही थी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर। बॉडी की कोई भी सेल गैमेट बना रही है मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर। मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में oogamous। यही याद रखना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चिंता की कोई बात नहीं है। बॉडी की कोई भी सेल गैमेट बनाए मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, सो बॉडी की कोई भी सेल गैमेट बनाए मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर। मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। अब तो पहुंच रहा होगा बेटा। तो मोस्ट एडवांस टाइप की सिनगेमी कौन सी है? oogamous। मल्टीसेलुलर है। अरे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन सेल तो आपस में डिपेंड कर रही है ना। फिलामेंटस मल्टीसेलुलर है, लीनियर डिपेंड कर रही है। फिर वो पूरा मल्टीसेलुलर बनने के लिए, लेकिन फिलामेंटस मल्टीसेलुलर तो है ना। अब एक बात कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर मेल छोटा मोटाइल, फीमेल बड़ा नॉन मोटाइल, तो यहां देखो छोटा मोटाइल बड़ा नॉन मोटाइल, इसको मेल इसको फीमेल कह दे तो उसमें इसमें क्या फर्क रहेगा? पहुंच रहा है बेटा? याद रखो, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये कोई भी सेल बना रही है, लेकिन वो पर्टिकुलर सेल में बन रहा है, ये याद रखेंगे आप। चलिए, लाइफ साइकिल। प्रोटिस्टा के मेंबर दो तरह की लाइफ साइकिल बताते हैं। ऐसा प्रोटिस्टा जो हैप्लॉइड है उसे आप हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। ये रहा है ऑर्गेनिज्म, जल्दी से बताइए हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को गैमेट बनाने के लिए जो हैप्लॉइड गैमेट है, माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस के बाद में जो गैमेट्स बने हैं उनका फ्यूजन क्या कहलाता है? सिनगेमी के बाद में 2n जाइगोट तैयार हो गया। जाइगोट से वापस n बनने के लिए मियोसिस हो रहा है। क्या जितने भी हैप्लॉइड बने हैं सबके सब यूनिसेलुलर हैप्लॉइड हैं? क्या ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर हैप्लॉइड है?
तो कहो इन सब से, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाओ, ऑर्गेनिज्म बन जाओ। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाओ, ऑर्गेनिज्म बन जाओ। जाओ जाओ बनो। इस पूरी जिंदगी को ध्यान से देखो, 2n एक बार ही आया है, बाकी सब n है। इसका मतलब हैप्लॉइड डोमिनेंट है, तो लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। यहां पर इस तरह की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को आप जाइगोटिक मियोसिस के नाम से भी पुकारते हैं। जाइगोटिक मियोसिस भी कहा जाएगा। ऐसा प्रोटिस्टा जो डिप्लॉइड है, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताता है। और ये रहा 2n ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जब गैमेट बनाता है तो मियोसिस कर रहा है, और मियोसिस के बाद फ्यूजन सिनगेमी, 2n जाइगोट बन गया। बेटा, क्या जाइगोट डिप्लॉइड यूनिसेलुलर है? ऑर्गेनिज्म भी क्या ऐसा ही है? आज कह देना डिप्लॉइड प्रोटिस्टा का जाइगोट अपने आप में ऑर्गेनिज्म है। कहो इससे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाओ, ऑर्गेनिज्म बन। लेकिन जब ये ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तो आप कहेंगे कि सर एक से एक ही तो बना। नहीं बेटा, थोड़ा अच्छे से देखो। गैमेट एक मियोसिस का प्रोडक्ट 2 है कि 4? तो कम से भी कम 1 से 2 तो हो ही जाएंगे। बाकी इनकी मर्जी, माइटोसिस करो तो और नंबर बढ़ाएंगे। हमने रोका थोड़ी है, करो माइटोसिस। तो मैं यहां लिख रहा हूं माइटोसिस या फिर ग्रोथ। सब बच्चे एग्री हैं? आप इस पूरी लाइफ को ध्यान से देखेंगे, एन सिर्फ गैमेट की फॉर्म में आया, बाकी 2n ही है। अगर ऐसा हो रहा है तो डिप्लॉइड डोमिनेंट है, डिप्लॉन्टिक है। और इस तरह के लाइफ साइकिल को आप गैमेटिक मियोसिस के नाम से पुकारे। तो आगे चल के भी ध्यान रखना, जहां कहीं भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी उसे आप जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। तो आगे चलकर ऐसा कहां मिलेगा? आओ आज चर्चा हो ही जाए। थैलो से लेकर एनजीओ तक लाइफ साइकिल कैसी कैसी होगी, क्या क्या कहेंगे उसे और क्यों कहेंगे, आज देख ही लेते हैं। ये हो गया क्या? हटा दूं बेटा? चलिए। आओ शुरुआत करते हैं। थैलो फाइटा ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजीओ जिम्नोफाइटा नहीं होता। अच्छा बताओ, थैलोफाइटा एन है कि 2n? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। हाँ बेटा, आप ध्यान से देखेंगे,
क्या आप जानते हैं कि प्लांट किंगडम में ऐसा एक भी हैप्लॉइड नहीं है जिसके पास वेस्कुलर सिस्टम हो? प्लांट किंगडम में एक भी हैप्लॉइड ऐसा नहीं है जिसके पास वेस्कुलर सिस्टम हो। जहां वेस्कुलर सिस्टम है वहां डिप्लॉयड है। सच है, सही है, यही है। आओ तो फिर थैलोफाइटा की लाइफ वैसे ऑर्गेनिज्म एन है, इसकी जिंदगी में 2n भी आता है, लेकिन ये क्या हुआ? जाइगोट, एक ही सेल, और वो भी कर गई जाइगोटिक मियोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि एन ही डोमिनेंट है। लाइफ साइकिल किस तरह की होगी? हैप्लॉन्टिक। सब बच्चे एग्री है हैप्लॉन्टिक क्यों हो रहा है? जाइगोटिक मियोसिस हो गया, 2n का लाइफ में एक्जिस्टेंस ही नहीं है यार, बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में है, सिंगल सेल है, तो n को ही कहा हैप्लॉन्टिक। अब आगे बढ़ते हैं, लिखना बंद करो। जब हम थैलो से ब्रायो पे गए, n एडवांस हुआ, 2n भी एडवांस हुआ। आज आप सब बच्चों के मन में ये इमेज बन जानी चाहिए कि थैलो से एनजीओ तक n के साथ क्या क्या हुआ, 2n के साथ क्या क्या हुआ। जब मैं थैलो से ब्रायो पे आ रहा हूं तो n एडवांस, 2n। जब यहां से यहां पहुंचे तो n एडवांस, तो 2n भी एडवांस। यहां का 2n एक ही सेल था, अब मल्टी सेलुलर हो गया। इसका मतलब यहां का 2n एडवांस हुआ है, और अगर ऐसा है तो ये मल्टी सेलुलर हुआ। याद कीजिए फुटसीटा कैप्सूल, जिसे याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा, लेकिन 2n एडवांस हुआ है, और जब ये एडवांस हुआ, मल्टी सेलुलर हुआ, तो इसका जिंदगी में एग्जिस्टेंस बढ़ गया, और जब जिंदगी में एग्जिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसे काउंट करना पड़ता है। और अगर ऐसा है तो लाइफ साइकिल बताओ रे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। राइट राइट। दोबारा बताओ, थैलो से ब्रायो में एन एडवांस या रिड्यूस? 2n। अब डाइवर्सिटी का एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, एवोल्यूशन का टर्निंग पॉइंट आ रहा है। जैसे ही मैं ब्रायो से टेरिडो पे आया, एन रिड्यूस, 2n एडवांस। एक बात सब बच्चे सुन लेना, एन पहले एडवांस फिर रिड्यूस हुआ है, लेकिन 2n ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एडवांस, एडवांस, एडवांस। जल्दी बताओ, थैलो से ब्रायो पे आए, एन 2n, ब्रायो से टेरिडो पे एन रिड्यूस, 2n। इतना एडवांस की प्लांट ही बन गया। एन रिड्यूस हो रहा है लेकिन मरा नहीं है, मल्टी सेलुलर अभी भी है, और अगर ऐसा है तो जिंदगी में अभी भी उसका एग्जिस्टेंस बना हुआ है, और जब जिंदगी में एग्जिस्टेंस बना हुआ है तो अभी भी उसे काउंट किया जाएगा। अगर ऐसा है तो लाइफ साइकिल बोलो रे, हैप्लॉन्टिक। बात आगे ले जाऊं, 2n क्या हो रहा है, n क्या हो रहा है, बहुत छोटा हो गया। अब इसका जिंदगी में एग्जिस्टेंस नहीं रहा। अब बेटा यहां पर इसे काउंट नहीं किया जाएगा। लाइफ साइकिल बोलो रे, तो एक एक की लाइफ साइकिल बोलते चलना। थैलोफाइटा, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। अरे सीधी बात है, इधर वाले हैप्लॉन्टिक, इधर वाले हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। इधर वाले, इधर वाले,
बीच में हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक, यही प्लांटिक का एवोल्यूशन रहा है बेटा। क्या ब्रायो टेरिडो दोनों की जिंदगी में एन और 2n दोनों है, लेकिन जहां n डोमिनेंट वो ब्रायो है, जहां 2n डोमिनेंट वो टेरिडो है। हाँ, तो फिर 4 बातें बतानी पड़ेगी। अब अगर वो 4 बता दो आप, तो मैं समझ जाऊंगा कि कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है। मोस्ट एडवांस 2n, मोस्ट एडवांस n, गजब। मोस्ट रिड्यूस्ड n, मोस्ट रिड्यूस्ड 2n, थैलो। अरे समझ रहे हो बेटा आप, एक ही सेल है ना यार। बताओ, मोस्ट एडवांस्ड और मोस्ट रिड्यूस्ड, जल्दी बताइए। मोस्ट एडवांस, अरे बनाओ। मोस्ट एडवांस 2n, मोस्ट रिड्यूस n, 2n, गजब हो गया। ये याद रहेगा बेटा, और इसी थीम को मन में रख के प्लांटी को पढ़ना है। यही थीम मन में होनी चाहिए, और किंगडम प्लांटी को पढ़ेंगे हम तो मन में पहले से क्लियर रहना चाहिए कि n के साथ क्या हुआ और 2n के साथ क्या हुआ। इस टर्निंग पॉइंट पे फोकस कीजिएगा, ये वाला। ये एरो ऐसे ही जा रहा है, सच में जा रहा है, एंड रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट, फर्स्ट मेंबर को डिस्कस करते हैं हम प्रोटिस्टा में, डाइनोफ्लैचेलेट डिवीजन पायरोफाइटा क्लास डाइनोफाइसी का मेंबर है डाइनोफ्लैचेलेट। है बेटा, डिवीजन, हाँ हाँ, किंगडम के बाद डिवीजन, वो तो एनिमल में होता है, प्लांट में। ये प्लांट है बेटा, हम प्रोटोजोआ थोड़ी पढ़ रहे हैं। डिवीजन पायरोफाइटा क्लास डाइनोफाइसी। यहां के मेंबर हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिन्हें आप प्रोटिस्ट विद 2 फ्लैजिला कहते हो, जिन्हें आप गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हो। एल्गी? क्या ये एल्गी है? फिर प्रोटिस्टा में क्यों पढ़ रहे हो? कुछ कर गुजरोगे बेटा। इसे आर्मर्ड एल्गी के नाम से पुकारते हैं। इसे हम हॉर्लिंग विप भी कह देते हैं। इसे हम मेजोकेरियोट भी
क्या देते हैं, इससे हम नाइट लाइट भी, इससे हम फायर एल्गी भी, ये कुछ नाम है बेटा, यही पूरा डायनोफ्लेजिलेट है, ये नाम ही पढ़ना है बस, नाम का मतलब समझ के पूरा डायनोफ्लेजिलेट हो गया, कोई चक्कर नहीं। आओ पहले एक छोटा सा फोटो हो जाए। आओ फोटो तो एनसीईआरटी भी दे रही है। अपनी फ्लेजिला से मूवमेंट करते। मोस्टली फाउंड मराइन वाटर सरफेस पर अपने फ्लेजिला से मूवमेंट करते हैं, होलोफाइटिक होते हैं, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस इनके पास है, गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं ज्यादातर, सेरेशियम, गोनियोलेक्स, जिम्नोडीनियम जैसे एग्जाम्पल है। जिम्नो, जिम्नो का मतलब नेकेड होता है, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीडेड प्लांट। यहां जिम्नो इसलिए कहा है क्योंकि इनके पास प्लेटेड फॉर्म ऑफ सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल है लेकिन उसके ऊपर प्लेट्स नहीं होती है, इसलिए कहते हैं कि कवच नहीं होता, कवर नहीं होता, प्लेट्स नहीं होती।
अब इसकी स्ट्रक्चर को लेकर मैं 5 पॉइंट लिखूंगा, वो सब बच्चों को एज इट इज आने चाहिए। मैं अभी हेट्रोकॉन्ट का मतलब आपको समझाऊंगा, देखेंगे अभी। अभी आएगा सब। नाइट लाइट, ये नाइट लाइट लिखा है बेटा। इसके स्ट्रक्चर को लेके 5 पॉइंट पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहां सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और ये प्लेटेड फॉर्म में होती है। प्लेटेड फॉर्म से मेरा कहने का मतलब, ये रहा डाइनोफ्लेजिलेट, सेलुलोज की सेल वॉल, सेलुलोज एक्स्ट्रा थिक हो रहा है, थिक, ये थिक हो गया, प्लेट बन गई, थिक हो गया, प्लेट बन गई, थिक हो गया, प्लेट बन गई। सेलुलोज की एक्स्ट्रा थिकनिंग प्लेट बना देती है, और जब प्लेट बन जाती है तो एक्स्ट्रा कवच आ जाता है, और जब कवच आता है तभी तो इसको किस नाम से पुकारा है, आल्बर्ट एल्की। इसके पास 2 फ्लेजिला होती है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ये रहा डाइनोफ्लेजिलेट, बीच में खांच, एक ग्रू होती है, ये रही ये वाली खांच। आपको जो एनसीईआरटी मॉड्यूल में 3D डायग्राम है, वहां देखो, यहां पर एक खांच दिख रही होगी, एक ग्रू दिख रही बेटा, यहां इसी से बाहर निकलती हुई फ्लेजिला। एक ट्रांसवर्स इधर पड़ी होती है, लॉन्गिट्यूडनल ऊपर जाती है, और जो ऊपर जाती है वो ऐसे घूमती है, पूरा ही घूम जाता है, चक्कर खा के चलता है, चकरा के चलता है, और जब ये चलता है, स्पिनिंग मूवमेंट करता है, तो पीछे पानी में, समझ रहे हैं आप, जैसे किसी ने चाबुक घुमाया हो, हॉर्लिंग विप कहलाते हैं, विप चाबुक को कहते हैं, जैसे चाबुक घूम रहा हो उसकी तरह से ये चल रहे हैं, हॉर्लिंग विप कहलाते हैं। यहां मैंने लिखा 2 फ्लेजिला हेट्रोकॉन्ट है, वैसे हेट्रोकॉन्ट का मीनिंग होता है डिसिमिलर साइज ऑफ फ्लेजिला, छोटी बड़ी फ्लेजिला का होना हेट्रोकॉन्ट है, लेकिन यहां हेट्रोकॉन्ट का मतलब है फ्लेजिला का ओरिजिन डिफर है, ओरिजिन अलग अलग है, देखो आप, ओरिजिन ही अलग अलग, स्पेशली डाइनोफ्लेजिलेट में ओरिजिन डिफर है कहना है, बाकी कहीं भी हेट्रोकॉन्ट आए कहो फ्लेजिला छोटी बड़ी है। आज ही याद रख लीजिए, आगे चलकर आपको ग्रीन एल्गी मिलेगी तो कह देना उससे कि तू आइसोकॉन्ट है, फ्लेजिला के नंबर 2, 4, 6, 8 जो भी हैं, पोजीशन एपिकल है, कैसी होगी, बराबर साइज की होगी, एपिकल होंगे, 2, 4, 6, 8 जितनी भी फ्लेजिला होती है सब ऐसी ही है। आगे चलकर जब आपको ब्राउन एल्गी मिले कह देना उससे हेट्रोकॉन्ट, नंबर ऑफ फ्लेजिला 2, लेटरल साइड पर होती है। अरे याद रहेगा कि नहीं, ग्रीन एल्गी आइसोकॉन्ट, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी कोई कॉन्ट नहीं, फ्लेजिला ही नहीं होती। यहां नंबर ऑफ फ्लेजिला 2, 4, 6, 8 जो भी है, सबकी पोजीशन कैसी है, यहां 2 की पोजीशन कैसी है, लेटरल है बेटा।
स्पेशली डाइनोफ्लैजिलेट में अगर आपसे पूछा जाए कि ये हेट्रोकॉन्ट क्यों है, तो आंसर क्या होगा? ओरिजिन डिफरेंट है, इसलिए छोटी बड़ी दिखती है यहां की फ्लैजिला। तीसरा आता है कि इसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ट्रू न्यूक्लियस है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, ना इधर का ना उधर का, मीजोकैरियोट है। और आप चाहो तो लिख लेना, कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, क्योंकि वो प्रो, ये यू, ये बीच में ना, कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा है मीजोकैरियोट। अगर यहां के पिगमेंट्स को देखते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, और जेंथोफिल में डाइनोजेंथीन एंड डाइनोजेंथीन। जेंथोफिल का टाइप याद रखना, बोले ब्राउन एल्गी हेट्रोकॉन्ट है, नंबर ऑफ फ्लैजिला 2 है लेटरल साइड पर। ब्राउन एल्गी का गैमेट बना, पियर शेप होता है, पाइरीफॉर्म, और उस पे लेटरल साइड पर 2 फ्लैजिला आती है, छोटी बड़ी, हेट्रोकॉन्ट। पाइरीफॉर्म कहते हैं पियर शेप। साइज की बेसिस पर, ग्रीन और ब्राउन एल्गी में साइज की बेसिस पर। यहां का फूड स्टार्च, 5 पॉइंट हो गए। सेल वॉल, फ्लैजिला, न्यूक्लियस, पिगमेंट, फूड। क्या सब बच्चों को अभी तक ये समझ में आ रहा है कि डाइनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्ट विद 2 फ्लैजिला है? ये गोल्डन ब्राउन कलर के हैं, आर्मर्ड एल्गी है, हॉर्लिंग विप है, मीजोकैरियोट है। अब ये 2 बातें और समझते हैं, स्पेशल पॉइंट्स। क्या अब तक का स्टोर्ड फूड याद है सब बच्चों को? यू बैक्टीरिया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट, वॉल्यूटिन फॉस्फेट, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोफाइसिन स्टार्च, डाइनोफ्लैजिलेट स्टार्च। डाइवर्सिटी कभी भी एक ग्रुप को याद करने से याद नहीं होती, कंपेयर करके ही याद होगा कि इसमें क्या था और उसमें क्या है। जब कंपेयर करेंगे तभी याद होगा बेटा, ऐसे याद नहीं होगा। डाइनोजेंथिन, डाइनोजेंथिन। स्पेशल पॉइंट, और उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब चमकना। ये चमकीले हैं, चमकदार होते हैं। आखिर ये चमकते कैसे हैं?